रिप्लेसमेंट सर्जरीज कितने प्रकार की हो सकती है? देखिए, रोबोटिक सर्जरीज जो है हर एक कंपनी का अलग अलग इम्प्लांट है, अलग अलग इम्प्लांट के साथ अलग अलग रोबोट आता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रोबोट्स आजकल अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज के रोबोट ऐसे हैं जिनमें कि पूरी सर्जरी जो है रोबोट ही कर रहा होता है, सर्जन साइड में सिर्फ उसको देख रहा होता है या गाइड कर रहा होता है। बट बहुत सारे रोबोट्स ऐसे हैं जिनमें कि सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट जो सॉ है वो आपके हाथ में रहता है, डॉक्टर सॉ को कंट्रोल कर रहा होता है और उसके हिसाब से कट्स को लेते हैं हम लोग। कुछ रोबोट ऐसे भी है जिनमें कि वो सिर्फ जिग ला के लगा देता है और हम उससे बोन के मॉडल्स को, बोन को कट करके प्रिपेयर कर सकते हैं, और सारी सर्जरीज में अलाइनमेंट की करेक्शन जो है वो रोबोट करने वाला होता है। मुझे लगता है जो भी आपका सर्जन वेल वर्स्ड हो वो उसके फॉलो करने की ज़रूरत है। हम जो रोबोट यूज़ कर रहे हैं उसमें यूजुअली 100 हैंड सर्जन के हाथ में ही होता है, ताकि हम प्रिसीजन सर्जरीज कर पाएँ। मैं अगर 100 के साथ सर्जरी को ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्जरी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेने की ज़रूरत है। तो मेरे हाथ में अगर 100 रहती है तो कंट्रोल सारा मेरे हाथ में रहता है। तो हम जो रोबोट यूज़ करते हैं उसमें सारा का सारा कंट्रोल जो है हाथ पे रहता है, किसी भी टाइम पे हम रोबोट को रोक सकते हैं। नंबर 3, रोबोटिक सर्जरीज के कारण सर्जिकल ड्यूरेशन हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली, बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस जो है वो आप इंट्रा ऑप आई बॉलिंग की जगह आप उसको कंप्यूटर के मॉडल पे ही प्री डिफाइन ले सकते हो। सर्जरी से रिलेटेड कुछ, रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड कुछ मिथ्स को भी मैं हटाना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों का ये सोचना होता है क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में स्कारलेस हो जाएगी सर्जरी। तो देखिए, स्कारलेस तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट को बैठाने के लिए हमें नी के ऊपर इंसिशन डाल के अंदर जाने की ज़रूरत है, तो स्कारलेस नहीं है। स्कार का साइज़ डेफिनेटली हाँ बहुत छोटा हो गया है, और वो मुझे लगता है कि रोबोट आने से पहले ही काफ़ी हद तक छोटा हो चुका था, क्योंकि प्रिसीजन सर्जरीज बढ़ गई है। नंबर 2, क्या ये पेन लेस होता है? देखिए, पेन डेफिनेटली हाँ बहुत कम होने वाला है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के बाद हम लोग बहुत सारे जो टिश्यूज़ है उनकी हैंडलिंग कम कर देते हैं, टिश्यूज़ को कम डिसेक्ट करते हैं, तो उसके कारण पेन थोड़ा सा कम हो जाता है, या ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन और पेन की कंप्लेंट्स कम हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी से एक और सवाल पेशेंट का आता है, क्या रोबोटिक सर्जरीज करने के कारण हमारी फिजियोथेरेपी की नीड कम्प्लीटली कम हो जाती है? देखिए, फिजियोथेरेपी एकदम अलग टेंजेंशियल चीज़ पे है। एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो रिकवरी, रिहैबिलिटेशन फास्टर होता है। आप एक्टिविटीज़, अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ पे जल्दी वापस जा सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं और सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो। और दूसरा है कि आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, जैसे नीलिंग, स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, जंपिंग, रनिंग, हाइकिंग, सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइजेस को करते हैं तो मेरी तरफ से मेरी एडवाइस ये है कि रोबोटिक सर्जरी से करे नहीं करे, आपको एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी सिर्फ घुटने के अंदर इम्प्लांट के पोजिशनिंग और इम्प्लांट के फिटिंग को लेके ही सारी हेल्प करती है। मसल्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी कराने के बाद आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं होने पाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा और क्या प्लस पॉइंट्स हैं रोबोटिक सर्जरीज़ का, मैं ये आपको बता देता हूँ कि रोबोटिक सर्जरीज़ में आप बहुत सारी चीज़ों को प्री डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि पेशेंट की अलाइनमेंट कितनी एग्जैक्टली ज़रूरी है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 अलाइनमेंट पे ही आना है, 2 डिग्री वायरस देने की ज़रूरत होगी। जो फैटी पेशेंट्स है, अगर मैं उनका कंप्लीट न्यूट्रल अलाइनमेंट पे ले आऊँगा तो थाई टच होने लग जाएगी, चलने में डिफ़िकल्टी होगी, तो उन केसेस में हम लोग 2 डिग्री अलाइनमेंट तक लेके जा सकते हैं, वायरस अलाइनमेंट तक लेके जा सकते हैं, ताकि उनके थाइस को टच ना हो। तो ये सारी एडेड एडवांटेज है जो हमें रोबोटिक सर्जरी के साथ मिलती है। रोबोटिक सर्जरीज के कारण एक मुझे लगता है प्रॉब्लम, ये एक बड़ी चीज़ ये है कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन रोबोट के साथ बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें डिस्पोजेबल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो सर्जरी डेफिनेटली एक्सपेंसिव होने वाली है। बट अगेन, अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कहीं पे भी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट बेरिंग कहीं ना कहीं पेशेंट के ऊपर ही आने वाली है। तो कॉस्ट रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंसेस डेफिनेटली आएंगे। कौन से इम्प्लांट्स आपको यूज़ करने चाहिए? मुझे लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एकदम रोबोट स्पेसिफिक इम्प्लांट ही है। जिस कंपनी का रोबोट है उसी कंपनी के इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेड
इम्प्लांट्स जैसे जो कंपनीज हैं उनके रोबोट्स में क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट जो है इम्पोर्टेड लग जाता है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इंडियन इम्प्लांट्स का क्वालिटी की बातें जैसे हम बोले कि कितने साल चलेगा, वो 30 साल चलेगा या 35 साल चलेगा, तो वो आगे रिपोर्ट्स ही बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लांट्स जो है नए हैं, 4-5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, जिनके 30 साल के रिजल्ट आने बाकी है। इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स, अमेरिकन इम्प्लांट्स में क्या है कि ऑलरेडी उनके 30 से 35 साल के रिजल्ट हमारे सामने है कि उनका 90-95% सर्वाइवरशिप है। उनके रोबोट्स के साथ सर्जरी अगर की जाए तो सर्वाइवरशिप इम्प्लांट का जो है एटलीस्ट हमें ये पता है कि वो 30 साल टिकने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ रोबोटिक सर्जरी के कारण ये हो रही है, क्योंकि टिश्यू हैंडलिंग कम हो रही है, तो फ़ायदा ये मिलने वाला है कि अर्ली रिहेबिलिटेशन, मतलब कि सेम डे स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ गई है। सर्जरीज के बाद पेशेंट को हम अगले दिन भी डिस्चार्ज कर रहे हैं पेशेंट्स को। सो सर्जिकल कॉस्ट हॉस्पिटल स्टे के साथ कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ओवर लॉन्ग रन अगर हमारी सारी चीज़ें सही चलती रही तो रोबोटिक सर्जरी से इवन कॉस्ट भी ऑन टर्म्स ऑफ स्टे कम हो जाएगा, तो उससे भी प्रॉफिट पेशेंट को मिलने वाला है। बट रोबोटिक सर्जरीज डेफिनेटली आज के दिन पे एक्सपेंसिव है, क्योंकि रोबोट की कॉस्ट प्लस जो डिस्पोजेबल कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं उनके कारण रोबोट की कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा ही पड़ने वाली है पेशेंट्स को। सो ये एक रफ एस्टिमेटेड है, करीब करीब 50 से 60 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक का खर्चा आपका एक साइड के नी रिप्लेसमेंट में बढ़ने वाला है। सो दोनों नी रिप्लेसमेंट में इसका खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो कॉस्ट एट ए कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेफिनेटली पेशेंट्स को बेयर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप सर्जरीज में ध्यान से सोचे तो ये रोबोटिक सर्जरीज क्या इंश्योरेंस में कवर्ड होती है, ये भी पेशेंट्स के सवाल है। मुझे लगता है कि अभी तक इंडिया में ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरीज जो है वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, मगर हो सकता है कि अगले 6 महीने, साल भर या 2-3 साल के अंदर ये सारी सर्जरीज भी कवर्ड होने लग जाए इंश्योरेंस में, क्योंकि लोगों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगती है तो उसी के हिसाब से सर्जरीज की भी इंश्योरेंस की अप्रूवल्स भी आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी आने वाला है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी से अगर बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि रोबोटिक सर्जरी मैंने कराई है मगर मुझे एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करनी है, क्या मेरा रिजल्ट 100% आने वाला है? तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप 100% रिजल्ट का मतलब है कि आप नीलिंग, स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, रनिंग, जॉगिंग, हाइकिंग, स्विमिंग सब कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। तो इस चीज़ के बारे में जानें। अगर रोबोट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल या जवाब है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इससे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और जो लोग वेट कर रहे हैं सर्जरी के उनको भी शेयर कर सकते हैं। एंड टू रिमेंबर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जानें और भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।